अच्छा, जो ये टॉपिक मैंने आज डिस्कस करना है दैट इज इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग एक इमर्जिंग टॉपिक है। अगर देखा जाए तो बाहर के जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पर तो इस पर वर्किंग काफ़ी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी ये इमर्जिंग है। इतना इस पर डिटेल में काम नहीं हुआ, लेकिन चूंकि देखो जो बिहेवियरल फाइनेंस है ना, ये बहुत बड़ी डोमेन है। मतलब मैं ये देख रही थी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी एक अलग से सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जब यूनिवर्सिटी में। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो साइड है वो भी आपकी बिहेवियरल फाइनेंस में ही आती है, उसको भी इसी चीज़ में कवर किया जाता है कि जैसे अगर आपने बिहेवियर फाइनेंस पे रिसर्च करनी है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड जो एरियाज हैं वो भी कवर बिहेवियर फाइनेंस में होते हैं। लेकिन हमारा जो एम्फोसिस रहा है थ्रू आउट, जो हमने स्टार्ट में कुछ चैप्टर्स पढ़े हैं और अभी जो हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो मैं मेरे अकॉर्डिंगली इमर्जिंग है, जैसे सस्टेनेबल फाइनेंस है, ग्रीन फाइनेंस है, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल डेमोक्रेसी का सब टॉपिक है। इसके अलावा एक और 2-3 और टॉपिक्स मैंने जो नोट डाउन किए हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन वॉशिंग है। इस किस्म की जो चीज़ें हैं ये इमर्जिंग टॉपिक्स हैं जिन पे रिसर्च आजकल लेटेस्ट आ रही है, और पीएचडी के जो लोग हैं वो नॉर्मली इन्हीं टॉपिक्स पे आजकल अपनी रिसर्च करें। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पे बात करेंगे। और दूसरा ये कि जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है इसको सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं कि ये क्या चीज़ है। आपको मेरी स्क्रीन ये जो स्लाइड्स हैं ये शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है और ये क्यों एक फिनोमेना है जो कि डेवलप हुआ है और ये आजकल इस पे बहुत बात हो रही है। वो क्या है बेसिकली, है क्या इन्वेस्टिंग? नॉर्मली जो इन्वेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप इन्वेस्ट करें जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिटर्न्स, रिटर्न मैक्सिमाइजेशन, और आप अपनी जो सेविंग्स हैं उनको आप कहीं किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और पर्पज ये होता है कि आपने उससे रिटर्न अर्न करना है। तो बेसिक इन्वेस्टिंग का पर्पज वही है। लेकिन जब आपने इसके साथ इम्पैक्ट वर्ड ऐड कर दिया तो उसका मतलब ये है कि आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ से आपको दो आपके टारगेट हैं, सोसाइटल बेनिफिट और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। सोसाइटल अगर बेनिफिट आपको अटेन हो रहा है या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स कि दिस इज एन इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। इसमें जो फोकस है आपका कि आपने ऐसे रिटर्न तो जनरेट करना ही है, रिटर्न से तो इनकार है ही नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको रिटर्न नहीं हो रहा, स्टिल यू आर इन्वेस्टिंग। लेकिन आपने ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है जहाँ पे आपको सोसाइटल लेवल पे या एनवायरमेंटल लेवल पे आपको कोई ना कोई इम्पैक्ट क्रिएट होता नजर आ रहा है, या उसके बेनिफिट के लिए या उसके वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या एनवायरमेंटल वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन एमिशन है, उन ऐसी कंपनी जहाँ पे कार्बन एमिशन है या इस किस्म का सिनेरियो है तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। या लेट्स सपोज अगर हम देखें अपनी स्टॉक मार्केट में, तो ऐसी कंपनीज जो कि जहाँ पे ऐसा काम हो रहा है जो एनवायरमेंटल या सोसाइटल बेनिफिट से के कॉन्ट्ररी है, तो उनमें आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स कि ये आपकी इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है। ये बेसिक इसका ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है ऑफ इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो ये आजकल बहुत इमर्जिंग चीज़ है। इस पे सब देख रहे हैं, डेवलप कंट्रीज में तो इस पे काम काफ़ी हुआ ही है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब इस कॉन्सेप्ट की या इस पे रिसर्च हो रही है और इस पे काम स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ तो ये मैंने बताई कि इन्वेस्टिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने सोसाइटल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ लिंक किया है। तो ये आप इसको इस ओवरऑल कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी होती है कि सोसाइटल बेनिफिट के लिए या एनवायरमेंटल बेनिफिट के लिए फिलैंथ्रोपी भी तो की जाती है। वो भी तो एक प्रॉपर एक पूरा एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो उसको भी तो आप कहते हैं कि ये जिसमें आपको ग्रांट दे दी जाती है, डोनेशन दे दिए जाते हैं, आप उनको यूज करते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप आप करते हैं फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर और सोसाइटल बेनिफिट के लिए। तो फिर उसमें ये इसमें फिलैंथ्रोपी में और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में आप फर्क कैसे करते हैं कि फिलैंथ्रोपी में डोनेशंस आप दे देते हैं और आपका पर्पस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ एक एंटरप्रेन्योर हूँ, जब मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ तो मैं अगर पैसे दे देती हूँ किसी काम के लिए, किसी पर्पस के लिए या किसी वेलफेयर पर्पस के लिए, तो मेरा मे नॉट बी द पर्पस कि मुझे रिटर्न मिले उस तरह से। लेकिन जब आप इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो मेरा एक तरफ मेरा ध्यान इन रिटर्न्स में भी है और दूसरी तरफ मेरा जो कंसर्न है वो आपकी एनवायरमेंटल और सोसाइटल बेनिफिट भी है। तो इसको समराइज जो किया गया है, जैसे इसमें मैंने लिखा भी है साइड में कि इसको इस तरह से कहा जाता है कि आप आपका अपना जो प्राइमरी पर्पस है वो भी सेक्रीफाइस नहीं हो और आपको ओवरऑल वेलफेयर सोसाइटल बेनिफिट भी आपको अचीव हो। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये देखने वाली है कि देखो इम्पैक्ट, वालेकुम सलाम मैम, समझ नहीं आ मैम, आप थोड़ा स्लो बोले, समझ नहीं आ रही।
ये तो मेरी दिखता हूँ बात काफी आ समझ रहा नहीं आ रही या सिग्नल्स का प्रॉब्लम है? मेरी जो मैं बोल रही हूँ है कॉन्सेप्ट समझ। मैम। मतलब कि पीछे से मतलब साउंड बहुत ज्यादा ब्रेक तो पीछे से आ रहा है, डिस्टॉर्शन डिस्टॉर्शन आ रही है टाइप। मैम। और दूसरा आप थोड़ा फास्ट बहुत ज्यादा बोल रही है ना, उस वजह से शायद है ये। थोड़ी स्पीड स्लो कर ली मैम। अच्छा चलो अभी देखते हैं। जुबैर माइक ऑफ करो अपना। मैम जुबैर का माइक ऑफ करो। Let me see. एक मिनट है। अब देखिए कुछ डिस्टॉर्शन कम हुई। माइक तो सबके म्यूट है, माइक तो किसी का भी ओपन नहीं है। अभी देखो इस पेज पे ठीक है ये जो अभी मैं मतलब जिस पेज से बोल रही हूँ। जी मैम, इस तरह जो आप बोल रहे हो समझ आ रही है, वो ठीक है। अच्छा देखो अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्पीड को कम करूँ और फिर अच्छा देखिए ये चीज समझ में आई आपको कि मैं जो कह रही हूँ इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में हमारा जो कोर पर्पस है, प्राइमरी पर्पस रिटर्न अर्न करना ही है, इन्वेस्टमेंट ही है। इन्वेस्टमेंट का बेसिक पर्पस यही होता है ना कि आप पैसे कहीं भी अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें या किसी भी सेविंग स्कीम में या किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट आपकी अगर हो रही है, पैसे लगा रहे हैं आप, तो आपका पर्पस यही होता है कि आप उससे रिटर्न अर्न करें। फाइनेंशियल रिटर्न इज द पर्पस, ठीक है। अब इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग ये कहती है कि आपने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या जिस जगह पैसे लगा रहे हैं, आपने ये देखना है कि वो सोसाइटी को या इन्वायरमेंटल बेनिफिट जनरेट कर रही है, उसके वेलफेयर के लिए है, उसके कॉन्ट्ररी तो नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो ये CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी समवट लिंक्ड है। लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में फर्क है, बिकॉज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। वो ऑर्गेनाइजेशन देख रही होती है, वो एक सेगमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको है ना, पाकिस्तान टोबैको, तो उसका एक सेगमेंट उन्होंने लगा दिया है कि वो किसी पर्पस, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई स्कूल खोल दिए हैं या कुछ उस किस्म की कोई एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट कर दिया है और वो उन्होंने कहा कि हम सोसाइटी की वेलफेयर के लिए करें, तो दैट इज देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है ना, वो एक इंडिविजुअल के पार्ट में है। यानी कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं भी इस कॉन्सेप्ट में शामिल हूँ कि मैं जो इन्वेस्टमेंट करूंगी या मैं स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करती हूँ तो मैं उन स्टॉक्स में या उन फंड्स में इन्वेस्ट करूंगी जो कि किसी तरह सोसाइटल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करें। समझ में आई इस कॉन्सेप्ट की? इससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है इसकी? यस मैम, समझ आ गई। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के बाद कि बेसिकली देखो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग को बताने का मकसद ये है कि ना तो ये फिलैंथ्रोपी है, फिलैंथ्रोपी से डिफरेंट है ये, और इसके अलावा ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी फर्क है, उससे भी ये डिफरेंट है। ये इंडिविजुअल के पार्ट पे भी हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के पार्ट पे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसकी थोड़ी सी चीजें, उसका जो एम्बिट है उसको कवर करना है कि इसमें और क्या क्या चीजें आती हैं। फिर उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिकल साइड पे जाते हैं, ये प्रैक्टिकली इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, अब डिफरेंट सेगमेंट पे देखो, अगर ये मैं कहती हूँ कि इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग इंडिविजुअल भी कर सकता है और ऑन द पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, तो इसमें डिफरेंट एरियाज हैं। कोई भी एरिया, ये तो जस्ट फॉर द नेम एग्जांपल है कि कुछ एरियाज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन की केस में आप कर सकते हैं। अब आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूएन के जो है अराउंड 20 है मेरे ख्याल से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जितने भी एरियाज और कैटेगरीज उन्होंने डिवाइस की हुई हैं, उसका बेसिक पर्पस ही यही है कि वो आपकी, फॉर एग्जांपल जैसे जेंडर एम्पावरमेंट है, जैसे पॉवर्टी है, जैसे एजुकेशन है, जैसे हेल्थ है, ये बेसिक कोर एरियाज हैं जिससे आप एक सोसाइटी लेवल पे इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और इसमें कुछ ऐसे भी गोल्स हैं जो एनवायरमेंटल या क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी उसको कवर करते हैं एरिया को। तो वो भी उस पर्सपेक्टिव में भी देखा जा सकता है कि अगर कोई बिजनेस इस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क की वो जो आजकल वो बैटरी से चलने वाली गाड़ियां, जो इस किस्म की के जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं इस किस्म के बिजनेसेस में जो सस्टेनेबिलिटी की तरफ आपको लेके जाते हैं, इस किस्म के बिजनेसेस में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उसको भी कहा जा सकता है कि ये इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है। और ये भी
बट इट डिपेंड्स कि किस तरह से, या तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे है तो बिजनेस से खुद जो जनरेट, ये बिजनेस आइडिया कोई ऐसा हो जो इस तरफ लेके जाए, जो सोसाइटल इम्पैक्ट क्रिएट करे या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करे। और अगर इंडिविजुअल की बात है तो स्मॉल लेवल पे, एसएमई लेवल पे भी हो सकता है, और ना सिर्फ एसएमई लेवल पे कि आप किसी डायरेक्ट किसी कैटेगरी को टारगेट करें, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जैसे आप एज एन इन्वेस्टर किसी ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दें जो कि इन एनी ऑफ द कैटेगरीज जो कि इस एस्पेक्ट को कवर करें, दोनों सोसाइटल और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को, तो इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। उसके बाद जो इसमें जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के टॉपिक में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानने वाली है वो ये है कि एक ग्लोबल नेटवर्क है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का, 2009 से ये काम कर रहा है। इसका बेसिकली काम ये है कि वो आपको बताता है जो सारी एक्टिविटीज़ एक तो ग्लोबल लेवल पे जो चल रही हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसने 4 ये कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस किए हैं। ये क्राइटेरिया है बेसिकली जो आपको बताता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं कि अगर ये इन्वेस्टिंग जो है आपकी इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के उसमें एम्बेड में आती है या नहीं आती। अब वो क्या है 4 कैरेक्टरिस्टिक, उसमें सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका ये इंटेंशनैलिटी है, नॉट इंटरनेशनलिटी। इंटेंशनैलिटी ये होती है बेसिकली कि आपने थॉट प्रोसेस से सोच समझ के आप एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं। मतलब आपने रैंडमली किसी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर दिया, या आपने रैंडमली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर दी जस्ट फॉर द सेक इससे मुझे रिटर्न ज़्यादा होंगे या ये आजकल मार्केट में है। आप थॉटफुली सोचते हैं पहले और एक बिजनेस मॉडल डिवाइस करते हैं कि इससे क्या इम्पैक्ट जनरेट होगा सोसाइटल लेवल पे या एनवायरमेंटल लेवल पे, क्या चीज़ जो है वो इसका इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। तो फिर आप उस इन्वेस्टमेंट में शामिल होते हैं, फिर उस इन्वेस्टमेंट में आप पार्टिसिपेट करते हैं एट एनी लेवल, एट इंडिविजुअल लेवल, एट इन्वेस्टर लेवल, एट इंस्टीट्यूशन लेवल। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप क्या थॉट प्रोसेस या बिजनेस मॉडल जो आप डिजाइन कर रहे होते हैं या आप सोच रहे होते हैं या आप उस काम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उसके लिए फिर आप जो सारा डेटा क्रिएट करते हैं, जो आप एविडेंसेस क्रिएट करते हैं जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू वैलिडेट कि ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये इस एस्पेक्ट को कवर करेगी। उसके बाद मैनेज इम्पैक्ट परफॉर्मेंस में आप वो मैकेनिज्म डिवाइस करते हैं, फॉर एग्जांपल कि आप जिससे इंश्योर कर सकें कि क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है जो की जा रही है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया किसी प्रोजेक्ट में और मुझे ये उसको ओवरलुक भी करना है, उसका फीडबैक भी लेना है, एक ऐसा मैकेनिज्म, फॉर एग्जांपल एक लूपिंग मैकेनिज्म भी जनरेट करना है जिससे मुझे ये पता चलता रहे कि ये जो इन्वेस्टमेंट है मेरी, क्या ये उस क्राइटेरिया में या उस डोमेन में फॉल करती है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो दैट इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। और फिर अल्टीमेटली ये जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है उस इन्वेस्टमेंट का जिसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए जो कोर पर्पस है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का, फिर आप देखते हैं कि वो क्या इंडस्ट्री को भी और अल्टीमेटली वो करता भी है, इंडस्ट्री की ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं। क्योंकि देखो ये जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग है इसमें जो ये इस किस्म की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या जो सस्टेनेबिलिटी को फरोग दे रही हैं ये कम है। नॉर्मली जो बिजनेस का एक जो मंत्रा होता है या जो कहा जाता है कि बिजनेस का पर्पस क्या है, वो ये होता है कि हायर द रेट हायर आपकी जितना आप रिस्क लेंगे उतना आपका रिटर्न होगा, और आपका बेसिक प्राइमरी पर्पस ये है कि मैक्सिमाइज करें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। तो ये जो ट्रेडिशनली जो चीज चल रही है, जैसे हमने आपको याद होगा जब हमने स्टार्ट किया था बिहेवियरल फाइनेंस, तो पहली बात ये की थी कि जो बिहेवियरल फाइनेंस है वो देखती है इंसान की ह्यूमन इन्वेस्टर की ह्यूमन साइड को, उसके इमोशनल साइड को, उसके बिहेवियरल साइड को। लेकिन जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है वो कहती है नहीं, जो आपका इन्वेस्टर है वो रैशनल होता है। अगर एक साइंटिफिक अप्रोच है, अगर 1 2 4 जो एक प्रोसेस है जो डिजाइन है, स्टेप्स अगर जो डिफाइंड है, अगर वो स्टेप्स सारे पूरे हैं, इसका मतलब ये है कि वो इसी तरह हर दफा आपका एक ही रिजल्ट आएगा। जैसे साइंटिफिक प्रोसेस होता है ना, साइंटिफिक प्रोसेस में आपके एलिमेंट, आपके फैक्ट जो स्टेप्स होते हैं वो डिजाइंड होते हैं, आप उस स्टेप्स को फॉलो करते हैं, आपके पास हमेशा एक ही तरह का रिजल्ट आता है। लेकिन बिहेवियरल फाइनेंस ये कहती है कि ऐसा नहीं होता, इमोशन साइड भी होती है, इंसान की ह्यूमन साइड भी मैटर कर रही होती है। तो इसी तरह जब आप यहाँ पे देखते हैं कि इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में आप का जो ट्रेडिशनल नोशन है वो ट्रैक नहीं होता। यहाँ पे ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है जिसमें आपको ये कहा जाता है कि आपका प्राइमरी पर्पस तो ऑब्वियसली मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न है, लेकिन आपका एक पर्पस ये भी है कि आप सोसाइटल बेनिफिट और एनवायरनमेंट जिसमें आपने रहना है उसको भी आप कंसीडर करें और उसको भी आप देखें। अच्छा, फिर जब शुरू में ये चीज़ बिहेवियरल फाइनेंस की इमर्ज होना शुरू हुई थी, तो उसमें
सबसे पहले ये देखा जाता था कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशंस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती थी कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसको केटर करें या वो इस सोसाइटी का जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस पे जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट वहाँ से जनरेट हुआ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसमें उन्होंने एक सेगमेंट क्रिएट कर दिया। जैसे मिसाल के तौर पर अपने आप को इस जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ऐसा लगता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कोई ऐसा सेगमेंट लॉन्च कर दे या कोई ऐसा कोई फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कर तो रही है अल्कोहल का काम कर रही है, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर ये टोबैको का काम कर रही है पाकिस्तान टोबैको, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दे जस्ट टू ग्रीन वॉश, वो दिखाने के लिए कि भाई हम लोग सोसाइटी के वेलफेयर में काम करें। हालांकि अगर ट्रू सेंस में देखा जाए तो टोबैको इज इंजूरियस टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस। तो बेसिकली तो ये जो बिजनेस की नेचर है वो ही गलत है, लेकिन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके फिर सारे गुनाहों को माफ कर देती है। वो ये दिखाते हैं कि भाई हम तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करें। तो इसकी कॉन्ट्रा है ये इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग कहती है कि आप इन्वेस्ट ही ऐसी जगह करें, आपकी बिजनेस की नेचर ही ऐसी हो जो ओवरऑल होलिस्टिकली अगर देखा जाए तो वो सोसाइटी को फायदा दे और या फिर इन्वायरमेंट को फायदा दे। ऐसी कोई चीज या बिजनेस की नेचर ऐसी ना हो जो कि इंजूरियस हो लोगों के लिए या सोसाइटी के लिए, और आपका पर्पज उससे पैसा कमाना ही सिर्फ नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वाई इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। इसमें किया क्यों जाए? देखो ये तो चीज आपका जो दो इनकी प्रीमाइज हैं, सोसाइटी और आपका एनवायरनमेंट, इसको ये यही इसका जवाब है कि देखिए सोसाइटी या एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हैं, आपने सिर्फ पैसा कमाना तो शुड नॉट बी द पर्पस। फिलेंथ्रोपी अगर कहा जाए कि ये वाला जो काम है सोसाइटी को बेनिफिट देना या एनवायरमेंटल इश्यूज को कवर करना, ये तो आप फिलेंथ्रोपिक डोनेशन से भी कर सकते हैं। आप स्पेसिफिकली ऐसी प्रोग्राम्स क्रिएट करें जो इन दोनों एरियाज को कवर करें। लेकिन जो इस पे स्टडीज हैं या जो रिसर्च है वो ये बताती है कि जब आप ये इसको टारगेट कर देते हैं ना बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स के साथ या मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हर जो इन्वेस्टर है या इंस्टीट्यूशन है वो फिर सोशली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है और वो विजिबल होके मतलब सोच समझ के इस अपने जो इन्वेस्टमेंट है इनकी तरफ आता है। और मतलब नॉर्मली अगर आप देखें तो जितने भी बिजनेसेस हैं ये जो भी आप कारोबार शुरू करते हैं उसका या जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उसका पर्पस तो अल्टीमेटली ह्यूमन ये कंज्यूमर या एंड यूजर को फैसिलिटेट करना होता है ना। तो अगर आप इस किस्म के बिजनेसेस पे के साथ इसको एसोसिएट कर देंगे इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग को, या उनको ये इस चीज़ पे बाउंड करेंगे या अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट ही ऐसी करें, तो इसका मतलब ये है कि इससे डबल बेनिफिट आपको अचीव होगा। फिलेंथ्रोपिक डोनेशन से ये होता है कि आप के पास जो आप कुछ टारगेटेड एरियाज को कवर कर सकते हैं। मतलब ये एक कहते हैं कि बिल्कुल बेसिक लेवल पे जहाँ से आपका बिजनेस का आइडिया ओरिजिनेट हो रहा है वहाँ उसको आप बाउंड ही कर सकते हैं। मतलब फिलेंथ्रोपिक डोनेशन में आपने टारगेट किया एक सेगमेंट को और वो सेगमेंट ही उस चीज को केटर करेगा, वो सेगमेंट ही ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएगा। इससे आप पूरा मतलब होलिस्टिक व्यू कवर नहीं कर सकते जो कि इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग से किया जाता है। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग हर इन्वेस्टर को, बेशक वो इंस्टीट्यूशन हो या बेशक वो इंडिविजुअल हो, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका आगे भी हम जिक्र करेंगे, वो उस पर लागू करती है कि आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिर वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं कि जो कि प्रॉफिटेबल भी हो और वो सोसाइटल और एनवायरमेंटल इशूज और के लिए भी वायबल हो। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट कर कौन सकता है, वो इंडिविजुअल भी कर सकता है, वो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी कर सकता है, और दोनों लेवल पे ये एप्लीकेबल होती है क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। माइक्रो लेवल पे भी और मैक्रो लेवल पे भी इसी काम किया जाता है। अच्छा, अभी मैं जिक्र करी थी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ये क्या चीज़ होती है? फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर भी नजर आता है, और जो बेसिक ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ है ना, ये ओरिजिनेट हुआ है बैंकिंग से। बैंकिंग में कहा जाता है कि जो बैंकर है उसकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अभी इसका क्या पर्पस होता है? फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप, कि एक ट्रस्ट होता है कस्टमर को बैंकर पे, और वो ये कहता है कि बैंक, ये मेरे पैसों की, ये मेरे जो फाइनेंशियल्स है इसकी ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखेंगे। तो बैंकर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने वो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है या जो ये मतलब कहते हैं ना एक कंसर्न होती है, एक इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको ब्रीच नहीं करना। तो ये बैंक के एस्पेक्ट में देखा जाता है, ये कॉन्सेप्ट वहाँ से डेराइव हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक एज एन इंडिविजुअल मेरी ये
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जब मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ कि मुझे अपने सोसाइटी और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए काम करना है, और कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे बिजनेस में इंडल्ज नहीं होना जो कि इनको नुकसान पहुंचाए। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ फिडुशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद कुछ रीडिंग्स हैं। ये इसकी जो थीम है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग की, ये आपको अंडरस्टैंड हुई है? हेलो जी, मैं खुद से तो नहीं बातें कर रही, ये आपको समझ में आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा देखो, इसका आई होप कि जो मैंने 4-5 बातें अभी कवर की हैं, इसमें इसका बेसिक आइडिया जो इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग का है उसको समझ में आया होगा। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग को का जो क्राइटेरिया है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी, और इसको आपने फिलैंथ्रोपी और इसको CSR से अलग इसको मैं डिफरेंशिएट करके समझा सकी होंगी। ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी डिस्कस किया है। अभी ये 2 रीडिंग्स हैं, आर्टिकल्स छोटे छोटे से हैं, 2-3 सबों के हैं आई गेस। ये मैं शेयर करती हूँ, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसकी अंडरस्टैंडिंग मजीद डेवलप होगी कि प्रैक्टिकली ये हो क्या रहा है, क्या ये किस हद तक इसका जो स्कोप है वो हमें यहाँ पे नजर आता है, पाकिस्तान में भी नजर आता है, और ओवरऑल भी इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये एक असाइनमेंट जो मैंने अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ, जो आपकी स्लाइड में आपको नजर आ रही है, इसको आप मुझे करके देंगे तो हम इसको कंसीडर करेंगे आपके इंटरनल जो आप आफ्टर मिड में, अभी मुझे आप दे सकते हैं 2 अगस्त तक इसको जमा कर दें, और इसके लिए मैं टर्निटिन की आईडी शेयर करूंगी, उस पर इसको जमा करना और खुद से इसको बनाने की कोशिश करना। तो ये आपके इंटरनल्स को कवर करेगा, और जो 2 असाइनमेंट्स पहले वाली हैं उनको हाफ में उनको कंसीडर करूंगी। तो ये इस तरह से आपकी इंटरनल मार्किंग करूंगी, और कुछ हम 2-4 मीटिंग्स और करेंगे अभी, जिसमें जो इसी तरह बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना है, और जो एक रीडिंग में भी मैं आपको दूंगी, उसकी असाइनमेंट तो नहीं होगी लेकिन वो रीडिंग ही होगी ताकि आप उसको स्टडी करें, क्योंकि जो बुक है आपकी वो दैट इज नॉट दैट अप टू दैट लेवल, क्योंकि आजकल जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, जो नई रिसर्च है, जैसे कि अभी हमने ये डिस्कस की है आ रही है, वो उसमें कवर नहीं है। तो बजाय इसके कि हम उसको डिस्कस करें, हमने जो कोर बेसिक थीम होता है ना, जैसे हमें ये पता होना चाहिए था कि ट्रेडिशनल फाइनेंस और बिहेवियर फाइनेंस में फ़र्क क्या है, उसकी थेरीज क्या क्या थी वो हमने पढ़ ली, हमें पता है उसके बारे में। ह्यूरिस्टिक्स जो सबसे उसका कोर एरिया होता है बिहेवियर फाइनेंस का, वो क्या था वो हमने पढ़ लिया। तो अब जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने बुक से कवर कर ली है, लेकिन जो अब ये वाली बातें हैं ये हमने यहाँ से देखनी है, जो कि हमें इमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें डिस्कशन की ज़रूरत है, तो वो हमने पढ़ने हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैं टच नहीं करूंगी इसमें बिहेवियरल फाइनेंस में, उसकी वजह ये है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक सब्जेक्ट होता है, आता तो वो बिहेवियरल फाइनेंस की कैटेगरी में है लेकिन वो अलग से पढ़ाया जाता है। तो उसमें एक टॉपिक है जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखेंगे, कवर उसको करने की कोशिश करेंगे उस एरिया को, लेकिन वो पूरा सब्जेक्ट है, उसको हम इस तरह से एक क्लास में या एक 35-30 मिनट के सेशन में कवर नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल उस पर थोड़ी बहुत एक सेशन रखेंगे ताकि हम उस पर बात करें थोड़ी सी। इसके अलावा जो ग्रीन फाइनेंस और सस्टेनेबल फाइनेंस, इस किस्म के टॉपिक्स हैं जो कि बिहेवियरल फाइनेंस में इमर्जिंग है और जिस पे आजकल रिसर्च भी हो रही है, उस पर हम बात करेंगे। तो ये सेशन रखने का पर्पस ये था कि मैं 1-on-1 डिस्कशन हो, ताकि मैं जो चीज़ें कम्युनिकेट कर रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ आपको मैं समझा सकूँ, ताकि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आपके फाइनल्स में आपको प्रॉब्लम ना हो मेरी वजह से। ये मुझे आपकी बात समझना नहीं आती, आपको मेरी बात समझ नहीं आती, तो पता नहीं फिर पेपर में वो इश्यूज हो जाते हैं। तो आई होप कि ये सेशन थोड़ा सा बेहतर लगा होगा। ये हमने बहुत लेट कर दिया, हमें पहले कर लेना चाहिए था। अब हम मिड्स के बाद, और ये हमारे पास 1-2 हफ्ते ही थे जो जिसमें हमने चीज़ें देखनी थी, तो 2-3 टॉपिक्स और कवर करेंगे। कोशिश करना कि IFRS का जो एक सेमिनार मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया है, तो वो ज़रूर अटेंड कर लेना, उसको भी इंक्लूड करेंगे, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर बिहेवियरल फाइनेंस का कोई वेबिनार या सेमिनार आप चाहते हैं कि हम उस पर कंडक्ट करें, या आपको ऐसा लगता है आपकी नज़र से कोई ऐसा टॉपिक गुजरा है जिस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, तो अरेंज करते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल्स मैं शेयर करती हूँ, ये आपके साथ अभी शेयर हो जाएंगे थोड़ी देर में। इसकी असाइनमेंट मुझे आपने ईद के बाद तक में 2 अगस्त तक की डेडलाइन है, उसके बाद कोई असाइनमेंट जमा नहीं होगी। ठीक है, ओके मैम। तो अभी मैं इसको फिर मैं कंक्लूड करती हूँ। मैम ये गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट अपलोड करनी है या फिर नहीं, टर्निटिन पे, टर्निटिन की मैं टर्निटिन का लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, वो हो जाएगा, तो आप उस पर उसको अपलोड कर देना, तो मैं फिर उसमें मार्किंग कर लूँगी।
ओके मैम। ठीक है। और जो एक आपकी 2 असाइनमेंट्स हैं जो पहले मिड से पहले आपने दी हैं, उसकी बेसिस पे फिर मैं मार्किंग करूँगी। 6 मार्क्स मेरे ख्याल से 3 पहले और फिर 6 मार्क्स मैं देखती हूँ इसमें एडजस्ट करूँगी फिर। ओके मैम। ठीक है, इसको पढ़ना अच्छे से और खुद से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। और फिर हम इसी तरह छोटे-छोटे सेशंस हैं, आधे घंटे के 35 मिनट के हम मज़ीद करते हैं, और ताकि हम जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं उनको एक दफ़ा डिस्कस कर लें। ठीक है, ये जो लोग मैम रिकॉर्डिंग भेज देना, हाँ, मैं रिकॉर्डिंग भेज सेंड कर दूँगी, देना। उसको मैं भेज दूँगी। और अगर आपको वो जो IFRS का सेमिनार है वो प्लीज़ ज़रूर अटेंड करना। और सुनो, ओके मैम। एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप में से अगर कोई वॉलंटियर करे तो हम सेमिनार में आप में से किसी को इनवाइट कर सकते हैं। मतलब मैं एज़ अ अगर कोई प्रेजेंटेशन देने के लिए विलिंग हो फैकल्टी को, और हम मतलब ओपन लेवल पे, तो हम ये भी अरेंज कर सकते हैं, बिकॉज़ यू आर सीनियर स्टूडेंट्स। हिम्मत करो थोड़ी, ऐसे भी हो सकता है कि आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करें और हम उस पे भी सेमिनार अरेंज कर सकते हैं। कोई इस किस्म की बिहेवियर फाइनेंस में कोई चीज़ हमने कुछ भी नहीं इस तरह किया, एक तो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए, ऊपर से एक नई चीज़ चेंज जैसे आप लोगों के लिए था वैसे मेरी और बल्कि फैकल्टी की साइड में भी इसी तरह है। कुछ लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और कुछ लोग मेरी तरह जो कि अब जैसे मैंने अभी ये सेशन अरेंज किया, मुझे अफ़सोस है, पहले ही कर लेना चाहिए था ताकि थोड़ी-सी इंटरेक्शन हमारी रहती, हम बिल्कुल ही वन साइडेड रहे। लेकिन एनीवेज़ कुछ नहीं, अभी भी कुछ ज़्यादा देर नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस इस तरह से करते हैं। अभी देखो 2-3 चैप्टर्स आपके मिड में आए थे, उसके बाद हमने फाइनेंशियल लिटरेसी का एक चैप्टर पढ़ा है, एक हाउस होल्ड फाइनेंस का चैप्टर पढ़ा है, और 1-2 और चैप्टर जो हमने स्टडी किए हैं। और अभी हम कुछ टॉपिक्स यहाँ से डिस्कस करेंगे तो कवर होपफुली हम अच्छा कर लेंगे, बेहतर कर लेंगे जो चीज़ें। तो और कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो या आपको लग रहा हो कि हमें कुछ करना चाहिए तो हम ज़रूर मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट में मैं आई विल कम्युनिकेट जब हमने सेशन रखना होगा इसी तरह आधा घंटा पर 35-40 मिनट का, जिसे हम थोड़ा डिस्कस कर लें। और आप भी इसको उस पर जो फीडबैक हो या जो कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, अगर जैसे ये वाला टॉपिक पढ़ोगे, आर्टिकल स्टडी करोगे, इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो मुझसे फिर आप इस तरह सेशन में पूछ सकेंगे। ठीक है, मुझे कोई ऐसे फीडबैक नहीं मिलता, तुम लोग बोलते ही नहीं हो, ये तुम लोग आपस में बोलते हो या मुझे नहीं बताते हो। बात सुनो, मुझे कभी भी पता नहीं चलता कि दूसरी साइड पे क्या चल रहा है। मतलब अभी पूरा सेमेस्टर गुजार लिया ना, मुझे मिड से पहले पता चला, कोई बात नहीं होती, कोई ग्रुप पे तुम लोग आपस में भी बात नहीं करते हो। नहीं तुम लोग तो सीनियर स्टूडेंट हो भाई, मैच्योर स्टूडेंट है ये। तो इसलिए थोड़ा सा देखो, एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि जितनी आप डिस्कशन करते हैं ना, जितनी आप बात करते हैं या जितने आप क्वेश्चन आंसर करते हैं या जैसे, तो उससे आपको क्लैरिटी होती है और अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होती है। आप लोगों ने रिसर्च पेपर नहीं किया, आप लोग अगर रिसर्च पेपर करते बेशक खराब से ही करते, लेकिन आपको ना एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती। अब मेरे ख्याल से अगले सेमेस्टर में तो आपको करना ही शायद पड़ेगा, फाइनल में आपका एक प्रोजेक्ट होता ही है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। मैम फाइनल में हमारा थीसिस नहीं है। फाइनल आपका थीसिस ही है, रिसर्च प्रोजेक्ट है, थीसिस नहीं है। रिसर्च थीसिस थीसिस आपका इंडिविजुअल होता है। हाँ, तो बस हम वो थीसिस नहीं दे जो सकते। ग्रुप में है मेरे तो ख्याल से मैम हम थीसिस नहीं दे सकते। मेरा तो ख्याल है कि रिसर्च प्रोजेक्ट ही होता है। फिर तो हमारी डिग्री का फायदा ही नहीं है मैम। अगर 3.5 ईयर लगाने का क्या फायदा है अगर थीसिस ना ऑफर हो तो फिर मास्टर डिग्री इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एचईसी की तरफ से मिल जाएगा। वो हमने क्या करना है उसको लेके, पहले यूनिवर्सिटी से लें फिर एचईसी से लें। सुनो, ये यूनिवर्सिटी से ग्रुप आप में होता डिग्री है मेरा लेंगे। ख्याल है, ग्रुप में होता है ये प्रोजेक्ट आप लोगों का, वो तो आपको ये करना ही ग्रुप में पड़ेगा। होता है। अगर थीसिस करना है तो वो आपको आगे इंडिविजुअली करना पीएचडी पड़ता करने के लिए तो हमें थीसिस के लिए अलग से सेमेस्टर लगाना पड़ेगा ना मैम। हाँ यही हाँ, बात है। बहुत ऐसे ही जी है। डीएमडी अगर आप के फॉरेन से करते हो तो आपको एक सेमेस्टर होता है, पूरा सेमेस्टर वो फॉरेन में अगर लगाना पड़ता है तो उसके बाद आपकी एमफिल काउंट हो जाती है। चलिए इसको भी हम यार कंक्लूड करते हैं, इसको कंक्लूड सारे करते हैं। बात करते हैं। बात सुनो, तुम बात करने से तुम्हारे हो ही ना जाए कहीं। इनका पॉलिसी ही ये है, इनका जो एसओपी है ना, जो एमबीए का जो क्राइटेरिया है इनका,
वो ये है ही मैम ये तो मतलब फिर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती है ना, ये तो फायदा बस फिर ना अभी ये जो हमारे पिछले सेमेस्टर में जो एमबीए के स्टूडेंट्स थे वो भी ऐसे ही गुजरे हैं। ये साल से यही रवायत इनकी चलती आ रही है और तुम कोई आगे कह बोल रहे हो ये मैम तो ज्यादा मैम है। किसी ने स्टैंड ही ना दिया। चलो आप ले लेना, आप मुझसे कहना, भाई तो ले ले। क्या पता सुन लें आपको। क्यों नहीं ले? चलिए इसको कंक्लूड करते हैं, फिर मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ आर्टिकल्स दो, इसको पढ़ना, छोटे छोटे से हैं लेकिन अच्छे हैं और इफेक्टिव हैं, मैंने गो थ्रू किए हैं। और इसके अलावा इसकी समरी मुझे दे देना, और फिर ये जो एक क्वेश्चन है कि ग्लोबल एग्जांपल्स कि क्या कौन आप पाकिस्तान में या ग्लोबली भी आप कौन कौन सी ऐसी फर्म्स हैं या जो इंडिविजुअली अगर कोई काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग पे, उस पर थोड़ा सा ना लिख के इसको देखना कि जैसे आप 6 मार्क्स हैं इसके, तो इसको अच्छे से रिसर्च करके कॉपी पेस्टिंग मत करना और इसको टर्निटिन पे अपलोड करना। फिर मैम इसका आंसर कितने मतलब स्ट्रेंथ का या होना लेंथ का होना चाहिए? डिपेंड्स, आप एग्जांपल देखो, बिल्कुल अगर टू द पॉइंट जैसे एक नाम लिख दोगे या बुलेट पॉइंट में लिखोगे तो मुझे तो समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा एलेबोरेट करना ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है। इसको करना, फिर हम अभी इसको क्लोज करते हैं इंशाल्लाह। फिर अगर अभी फ्राइडे में आप सेमिनार अटेंड करेंगे और फिर सैटरडे संडे में एक और सेशन करते हैं। फिर रिकॉर्डिंग सेंड कर दोगे? ठीक है, सही है, ओके, खुदा हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। हेलो। अल्लाह